क्वेश्चन नंबर 1 है कि दी गई आकृति में लुप्त पद पता करें। तो देखिए लुप्त पद कहाँ पर है, लुप्त पद है यहाँ पर। आपको बताना है कि यहाँ पर कौन सी संख्या भरी जाएगी। ये मिसिंग नंबर से संबंधित प्रश्न है और अभी ऐसे प्रश्न बहुत ज़्यादा पूछे जा रहे हैं एग्जाम में, तो आपको इन सभी प्रश्नों को ध्यान से देखना है और भी आगे प्रश्न है वो भी देखिएगा ध्यान से, लेकिन ये प्रश्न देखते हैं सबसे पहले। तो मिसिंग नंबर से संबंधित प्रश्नों को सोल्व करने के लिए क्या करना होता है हमें, या तो हम जोड़ते हैं यानी कि प्लस करते हैं, या फिर हम घटाते हैं माइनस करते हैं, या फिर हम क्या करते हैं मल्टीप्लाई करते हैं गुणा करते हैं, या फिर हम भाग करते हैं। ठीक है, इसके अलावा जो दूसरा रूल फॉलो होता है वो होता है वर्ग का, यानी कि स्क्वायर का या फिर घन का, क्यूब का। ठीक है ना, तो इन्हीं तरीके से प्रश्न सोल्व हो जाता है। ठीक है, अगर इन सब से नहीं होता है तो उसके बाद में भी कुछ तरीके होते हैं। पहले देखिए इस तरीके से हम सोल्व करते हैं। तो देखिए यहाँ पर कौन सी संख्या भरी जाएगी ये पता करने के लिए हमें कैसे पता करना पड़ेगा। देखिए ध्यान से समझिए, ऐसे प्रश्नों को या तो हम इस तरीके से सोल्व करेंगे, ठीक है, या हम इस तरीके से सोल्व करेंगे। अब समझिए इस तरीके का क्या मतलब हुआ। देखिए यहाँ पर क्वेश्चन मार्क की जगह कौन सी संख्या आएगी ये हम पता कैसे कर सकते हैं। ये हम पता कर सकते हैं सिर्फ इस यहाँ पर 72 कैसे आए हैं ये पता करके। जिस तरीके से यहाँ पर 72 आए होंगे उसी तरीके से यहाँ पर संख्या आएगी। जिस तरीके से 44 आए होंगे और 72 आए होंगे उसी तरीके से यहाँ पर भी संख्या लाएंगे, अगर क्वेश्चन को हम इस साइड से सोल्व करेंगे। लेकिन अगर हम क्वेश्चन को इस साइड से सोल्व करेंगे तब हमें पता करना पड़ेगा, यानी कि देखिए इस साइड से सोल्व करना पड़ेगा तब तो हम पता करेंगे 72 कैसे आए हैं 44 कैसे आए हैं। ठीक है, लेकिन अगर हम प्रश्न को इस दिशा से सोल्व करेंगे तो हमें पता करना पड़ेगा कि यहाँ पर 6 कैसे आए हैं, उसी तरीके से यहाँ पर 9 कैसे आए हैं और यहाँ पर 3 कैसे आए हैं। जिस तरीके से 6 आएंगे 9 आएंगे 3 आएंगे उसी तरीके से हम यहाँ पर भी संख्या ले आएंगे। ठीक है, इतनी चीज समझ में आ गई आपको। अब सबसे पहले समझिए यहाँ पर 6 हमें कैसे लेकर आना है, तो इन दोनों संख्याओं के बीच में संबंध पता करके। उसी तरीके से यहाँ पर 9 कैसे लाना है, इन दो संख्याओं के बीच में संबंध पता करके। उसी तरीके से यहाँ पर 3 कैसे लाना है, इन दो संख्याओं के बीच में संबंध पता करके। तो देखिए सबसे पहले हम कोशिश करते हैं कि यहाँ पर मान लीजिए 6 कैसे आए होंगे, तो क्या 8 और 7 जोड़ने से 6 आएगा? नहीं आएगा, नहीं आएगा। 8 में से 7 निकालने से 1 आना चाहिए था, लेकिन यहाँ पर तो 6, मतलब इस तरीके से भी नहीं हो रहा है। गुणा से होगा? गुणा से भी नहीं होगा और भाग से भी नहीं होगा। तो एक बात याद रखिएगा, जब पहले ही लाइन के अंदर कोई भी आपको एक मतलब कॉमन सेंस ना मिल रहा हो, कोई मतलब रूल नहीं मिल रहा हो, तो आपको इस तरीके से सोल्व नहीं करना है, क्योंकि आपका टाइम बहुत ज़्यादा वेस्ट होगा और एग्जाम में आपका टाइम को मैनेज करना होता है। ठीक है, बाकी देखिए अब हम क्या करेंगे, हम इस दिशा से सोल्व करेंगे, यानी कि पता करेंगे 44 कैसे आए हैं, यहाँ पर 72 कैसे आए, उसी तरीके से हम यहाँ पर संख्या लाएंगे। तो देखते हैं 44 कैसे आए होंगे। क्या 8 और इन सबको तीनों को जोड़कर 44 आएंगे? तो 8 और 2 10, 10 और 5 15, लेकिन यहाँ पर तो 44 है, तो इस तरीके से नहीं हो रहा है प्रश्न। फिर भी मान लेते हैं, मान लीजिए 15 आ गए और 15 को अगर हमने गुणा कर दिया कितने से? 4 से, तो 60 आएंगे। अगर 2 से करेंगे तो 30 आएंगे, मतलब कि इस तरीके से प्रश्न नहीं हो रहा है। माइनस से होगा? माइनस से भी नहीं होगा, क्योंकि संख्याएं बड़ी है। अब देखते हैं क्या गुणा से आएगा। 8 को 2 से गुणा किया, कितना आ गए? 16। 16 को 5 से गुणा किया तो कितना आ गए? 16 5 80। क्या इस तरीके से प्रश्न सॉल्व नहीं हो रहा है? नहीं हो रहा है इस तरीके से भी। तब हम क्या करेंगे, तब ध्यान से समझिएगा, इसके अंदर क्या स्कोर वाला रूल फॉलो हो रहा है? क्या 8 किसी का स्कोर है? 8 किसी का है? 8 है दोस्तों 2 का। ठीक है, 2 को 2 से गुणा करेंगे 4 और 4 का 8 आ जाएगा। लेकिन आगे आगे मतलब रूल नहीं बन रहा है इस तरीके से, मतलब इस तरीके से नहीं हो रहा है। तो देखिए ये प्रश्न सोल्व कैसे होगा और इसे किस तरीके से बनाया गया है। इसने क्या किया है, एक संख्या को छोड़कर एक संख्या के साथ गुणा किया है। 8 को 5 से गुणा किया तो कितना आ गए? 40 आ गए। ठीक है, फिर इसने क्या किया, ये जो 2 है पीछे, इस 2 को स्कोर करके जोड़ दिया। समझ रहे हैं आप? तो 40 का 40 लिख दिया, 2 का स्कोर क्या होता है 4, तो कितने आ गए? 44 आ गए। ठीक है, इतना समझ गए आप। अब वैसे ही आगे भी करेंगे, 7 को 8 से गुणा करेंगे कितना आ जाएंगे? 56। अब प्लस कितना करेंगे? 4 का स्कोर करेंगे हम, तो 56 प्लस 4 का स्कोर कितना होता है? 16, तो कितने आ गए? तो आगे देखिए 6 से 2 और 72, यहाँ पर 72 है बिल्कुल, मतलब कि यहाँ पर रूल फॉलो हो रहा है। वैसे ही आगे भी करेंगे हम, 6 को 3 से गुणा करेंगे कितना आएगा? 18। 18 के अंदर प्लस जोड़ेंगे कितने का स्कोर? 9 का स्कोर। तो देखिए 18 प्लस 9 का स्कोर क्या होता है? 9 का स्कोर होता है 81। 81, तो 18 प्लस 81 क्या होगा? 18 प्लस 81 हो जाएगा दोस्तों 99। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? इसका राइट आंसर हो जाएगा 99। तो आपको याद रखना यहाँ पर आएगा 99। ठीक है ना, यहाँ पर दोस्तों 99 है। ठीक है, सॉरी थोड़ा लिखने में थोड़ी गलती हो जाती है कभी। बाकी देखिए अगला प्रश्न, क्वेश्चन नंबर 2 देखिए। क्वेश्चन नंबर 2 है कि यदि किसान उत्तर में 10 किलोमीटर जाता है, वहां से वह दक्षिण में 6 किलोमीटर जाता है, फिर वह 3 किलोमीटर पूर्व में जाता है, तो अब वह प्रारंभिक स्थान से कितनी दूर पर है और किस दिशा में है? तो देखिए प्रश्न क्या कह रहा है, प्रश्न कह रहा है कि यहाँ पर एक किसान है। ठीक है, यहाँ से क्या कह रहा है, उत्तर में, मान लीजिए यहाँ पर किसान है,
यहाँ पर जहाँ से ये चला है मान लीजिए 10 किलोमीटर उत्तर में, ये कितना चला है 10 किलोमीटर। अब ये क्या कह रहा है, वहाँ से वे दक्षिण में 6 किलोमीटर जाता है, लेकिन ये वापस दक्षिण में आ जाता है कितना किलोमीटर, 6 किलोमीटर। 6 किलोमीटर कहाँ आएगा, मान लीजिए यहाँ तक मान लीजिए, ठीक है। अब ये यहाँ पर है, कितना है यहाँ पर, ये 6 किलोमीटर वापस दक्षिण में, मतलब कि नीचे आ गया वापस। फिर वह 3 किलोमीटर पूर्व में जाता है। पूर्व किधर होगा, पूर्व इधर होगा, तो इधर मान लीजिए कितना, इधर कितना आ गया 3 किलोमीटर। अब पूछा क्या, इसे देखिए समझिए थोड़ा सा, यहाँ पर है ये किसान, ठीक है, और यहाँ से ये चला है 10। अब ये वापस आ गया यहाँ पर, वापस कितना है 6। अब ये इधर कितना चला है, इधर चला है ये 3। अब पूछ क्या रहा है, इसे ध्यान से समझिए। इसे थोड़ा सा मैं बड़ा कर देता हूँ जिसकी आपको समझ में आ जाए, ठीक है। अब देखिए यहाँ पर मान लीजिए एक किसान है, ठीक है, और यहाँ से ये चला है ऊपर कितना 10 से ये वापस आ गया नीचे, वापस आ गया नीचे, यहाँ तक आ गया, ठीक है। यहाँ तक आया कितना 6। अब पूछ क्या रहा है, यहाँ से ये चला पूर्व में 3। अब ये पूछ क्या रहा है, इसे समझिए। अब ये पूछ रहा है कि ये वाली जो दूरी है ये कितनी होगी, तो इतना समझ गए आप, ये वाली दूरी पूछा जा रहा है। तो ये देखिए, इसे समझिए, ये क्या है दोस्तों, ये है आधार, ठीक है, और ये किसका, ये क्या है, ये है इसकी लंबाई, ठीक है, और ये क्या होगा, ये हो जाएगा कर्ण। तो सबसे पहले हमें क्या करना है, कर्ण ज्ञात करना है, यानी कि कर्ण क्या होगा हमें ये पता करना है। तो कर्ण ज्ञात करने का तरीका क्या होता है, तो कर्ण को ज्ञात करने का तरीका होता है, ध्यान से समझिएगा आप दोस्तों। कर्ण को ज्ञात करने का तरीका होता है रूट के अंदर लंबाई का स्क्वायर प्लस आधार का स्क्वायर, ये कर्ण को ज्ञात करने का तरीका होता है, ठीक है। तो लंबाई क्या आ जाएगी, इसकी लंबाई कितनी है, लंबाई हो जाएगी 4, तो क्या करेंगे 4 का स्क्वायर कर देंगे, प्लस आधार क्या है इसका, आधार ये है, ये कितना है, ये 3 है, ठीक है। यहाँ से 6 नीचे आ गया था, तो ये तो कितना रह गया, अब ये लंबाई कितनी रह गई, यानी कि ये ऊपर कितना चला था 10, लेकिन ये 6 वापस आ गया, तो 6 वापस आ गए तो पीछे कितना बता 4, तो इसका ये लंबाई कितनी हो गई 4, ठीक है। और अब देखिए ये क्या है इसका, ये आधार, तो आधार कितना है, आधार है 3, तो 3 का स्कोर करेंगे, ये इसका रूल होता है। 4 का स्कोर क्या होता है, 4 का स्कोर होता है 16 और 3 का स्कोर 9, टोटल कितने हो गए, तो टोटल हो गए 25, ठीक है, टोटल हो गए 25। अब देखिए अगर 25 ऑप्शन में दिया जाता तो आप 25 ही लिख देते, रूट 25, लेकिन अगर रूट 25 नहीं दिया गया है ऑप्शन में, तो आपको क्या करना है, तो रूट 25 का मान होता है 5, तो कितना हो जाएगा इसका, रूट 5 हो जाएगा, ठीक है। तो ये आपको याद रखना है। बाकी आगे देखिए, इसका राइट आंसर क्या हो गया, इसका राइट आंसर हो गया 5 किलोमीटर। अब पूछ क्या रहा है, कौन सी दिशा में है, तो देखिए ये यहाँ से चला था 10, और फिर ये वापस आया यहाँ पर 6, और इधर चला ये पूर्व में 3। अब पूछ क्या रहा है, प्रारंभिक स्थान से किस दिशा में है, तो प्रारंभिक स्थान कौन सा है, ये वाला प्रारंभिक स्थान से, यहाँ से ये किस दिशा में, तो इसके ऊपर जो होगा वो होगा उत्तर, इधर क्या होगा पूर्व, इधर होगा पश्चिम, और इधर होगा दक्षिण। तो ये किस दिशा में, अभी उत्तर और पूर्व के बीच में, तो उत्तर पूर्व के बीच में क्या आता है, उत्तर पूर्व लिखते हैं हम, क्या राइट आंसर हो जाएगा उत्तर पूर्व, ठीक है। आगे देखिए अगला प्रश्न भी बहुत महत्वपूर्ण है, इसे देखिए क्वेश्चन नंबर 3, कि रवि किसी बिंदु P से दक्षिण दिशा में चलता है। रवि किसी दक्षिण, देखिए यहाँ पर एक स्थान से, यहाँ से यह चला है दक्षिण में, वह 40 मीटर चलने के बाद, यानी कि ये कितना चला है अब 40 मीटर चलने के बाद, आगे क्या कह रहा है, वह बाएं मुड़ जाता है, तो बाएं किधर मुड़ेगा, इधर बाएं मुड़ जाता है। अब वह 30 मीटर, अब ये 30 मीटर चलता है, चलने के बाद बिंदु Q पर पहुंच जाता है। अब ये क्या है, देखिए ये Q बिंदु है और ये P बिंदु है। अब पूछे क्या रहा है, पहुंच जाता है, तो उसकी बिंदु P से दूरी और दिशा क्या है। देखिए ये पूछी जा रही है, पहला वाला जो प्रश्न था ना उसी को थोड़ा सा अलग तरीके से पूछ दिया गया है, उसी तरीके से पूछा गया, ठीक है। आपको पूछा गया कि ये दूरी कितनी होगी, तो फिर से वही रूल फॉलो होगा। रूल क्या होगा, हमें पता करना पड़ेगा, क्या कर्ण ज्ञात करना पड़ेगा, क्योंकि ये जो है ये आधार हो गया और ये क्या हो गया, ये इसकी लंबाई हो गई, और ये हमें पता करना है कर्ण। तो कर्ण कैसे पता करते हैं, तो कर्ण पता करने का रूल सिंपल सा होता है, कर्ण ज्ञात करेंगे कैसे, लंबाई का स्क्वायर प्लस आधार का स्क्वायर। तो लंबाई क्या है, लंबाई हमारे पास कितनी दे रखी है 40, तो क्या कर देंगे हम 40 का स्क्वायर प्लस आधार क्या है हमारे पास, आधार दे रखा है 30, तो 30 का स्कोर कर देंगे, 30 का स्कोर कर देंगे हम। 40 का स्कोर क्या होता है, तो 40 का स्कोर कितना होता है 1600, ठीक है। स्कोर निकालने का क्या मतलब है, स्कोर निकालने का मतलब है कि उसी संख्या को उसी से गुणा करना, यानी कि 40 को 40 से गुणा करेंगे तो कितना आ जाएगा 1600, प्लस क्या करेंगे 30 का स्कोर, तो 30 का स्कोर क्या होता है 900, ठीक है 900। अब देखिए 1600 प्लस 900 करेंगे तो क्या आ जाएगा
2500। ठीक है, अब देखिए अगर 2500 रूट के अंदर दे रखा हो तो ठीक है, लेकिन इसके अंदर नहीं दे रखा है, तब हम क्या करेंगे, इसका रूट निकालेंगे। तो 2500 का रूट क्या होता है 50, यानी कि 50 को 50 से गुणा करेंगे तो कितना आएगा 2500। ठीक है, तो इसका राइट आंसर क्या हो गया 50। अब ये पूछ क्या रहा है, आगे क्या है, यानी कि दिशा कौन सी। वैसे तो यही देखिए दक्षिण पूर्व की दिशा हो जाएगी। ठीक है, वैसे पता ही चल गया होगा आपको, दक्षिण पूर्व दिशा हो जाएगी। बाकी आगे देखिए, इस क्वेश्चन नंबर 4 को हम थोड़ा सा बाद में सोल्व करेंगे, लेकिन इससे पहले ये प्रश्न नंबर 5 सोल्व करते हैं, क्योंकि वो थोड़ा सा छोटा ही है, उसे हम बाद में सोल्व करेंगे। देखिए क्वेश्चन नंबर 5 क्या है। प्रश्न नंबर 5 है, ध्यान से देखिए, कैलेंडर से संबंधित है। ठीक है, प्रश्न क्या है, यदि 5 जनवरी 2008 को रविवार था तो पूछ रहा है कि 7 जनवरी 2009 को कौन सा वार होगा। आपको पूछा क्या जा रहा है दोस्तों, ध्यान से सुनिएगा। 5 जनवरी 2008 को क्या है, रविवार है। ठीक है, तो आपको पूछा क्या जा रहा है, पूछा जा रहा है कि 7 जनवरी 2009 को कौन सा वार आएगा। ठीक है, तो देखिए सबसे पहले कैलेंडर को सोल्व करने का तरीका क्या होता है। तो कैलेंडर को सोल्व करने के लिए आपको क्या करना पड़ता है, सबसे पहले आपको दिनों की संख्या पता करनी पड़ती है, यानी कि 2 दिनों के बीच में दिनों की संख्या कितनी है, यानी कि 5 जनवरी 2008 से लेकर 7 जनवरी 2009 के बीच में टोटल दिन कितने आएंगे। पहला काम ये करना होता है आपको। फिर जो दिन आ जाएंगे, दूसरा रूल क्या होता है, दिनों के अंदर 7 का हम भाग करते हैं। ठीक है, ये रूल होता है। बाकी देखिए दिनों का भाग हम क्यों करते हैं वो सब भी देखेंगे, लेकिन उससे पहले समझिए इसके अंदर क्या करना पड़ेगा, हमें लीप वर्ष और सामान्य वर्ष पता करना पड़ेगा, क्योंकि वर्ष मतलब कि एक वर्ष आगे जा रहा है तो हमें पता करना पड़ेगा लीप वर्ष है या सामान्य वर्ष है। तो अगर आपको पता नहीं है तो लीप वर्ष और सामान्य वर्ष में क्या अंतर होता है, तो सामान्य वर्ष के अंदर दोस्तों 365 दिन होते हैं। ठीक है, और लीप वर्ष के अंदर क्या होता है 366 दिन होते हैं। ये चीज आपको याद रखनी है और आपको पता ही होगा, अगर पता नहीं है तो ठीक है याद रखिएगा। अब बात आती है क्यों होता है ऐसा। तो सामान्य वर्ष के अंदर 365 दिन इसलिए होते हैं क्योंकि सामान्य वर्ष की जो फरवरी महीना होता है उसके अंदर दिन कितने होते हैं, तो फरवरी महीने के अंदर 28 ही दिन होते हैं। ठीक है, और लीप वर्ष के अंदर जो फरवरी का महीना होता है उसके अंदर दिन कितने होते हैं 29, यानी कि एक दिन बढ़ जाता है, इसीलिए इसके अंदर क्या होता है एक दिन बढ़ जाता है। और इसके अंदर 28 होते हैं तो पूरे 365 ही दिन रह जाता है, लेकिन इसके अंदर एक दिन बढ़ जाता है। अब आप कहेंगे इसके अंदर एक दिन क्यों बढ़ता है, तो इसे समझिए। एक दिन के अंदर 24 घंटे होते हैं, लेकिन आपको पता नहीं होगा कुछ आगे और भी टाइम बचता है, यानी कि 24 घंटे के आगे भी कुछ सेकंड बचते हैं, तो वो सेकंड जुड़ते 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 4 सालों के बाद में एक दिन बन जाता है। ठीक है, एक दिन बन जाता है 4 सालों के बाद। इसीलिए आपको पता होगा कि लीप वर्ष हर 4 साल के बाद में आता है। ठीक है, हर 4 साल के बाद एक लीप वर्ष आ जाता है। ये चीज आपको समझ में आ गई। सामान्य वर्ष क्या होता है, तो देखिए सामान्य वर्ष के अंदर कितने दिन होते हैं ये आपको पता चल गया होगा। सामान्य वर्ष के अंदर 365 दिन होते हैं। लीप वर्ष के अंदर कितने दिन होते हैं 366 दिन होते हैं। क्यों होते हैं, तो लीप वर्ष के अंदर फरवरी का जो महीना होता है वो कितने दिनों का होता है 29 दिनों का होता है, इसीलिए एक दिन बढ़ जाता है। और सामान्य वर्ष क्यों होता है 365 दिनों का, तो फरवरी के अंदर सिर्फ 28 ही दिन होते हैं। ये चीज़ याद रखनी है। बाकी इसके अंदर क्यों होता है, मतलब कि एक दिन बढ़ क्यों जाता है, तो इसलिए बढ़ता है क्योंकि 24 घंटों के अलावा और टाइम बचता है, और वो टाइम जब जुड़ता जाता है तब एक दिन बन जाता है, और ये एक दिन हमेशा 4 सालों के बाद बनता है। ये चीज़ याद रखनी है, सिंपल सी इतनी चीज़ें आपको याद रखना है। ठीक है, बाकी देखिए आगे। अब प्रश्न क्या पूछा गया है, 5 जनवरी 2008 को आपको दे दिया है रविवार। 5 जनवरी को आपको दे दिया है, 5 जनवरी 2008 को आपको दे दिया है रविवार। ठीक है, और पूछा क्या गया है 7 जनवरी 2009 को कौन सा वार होगा। ठीक है, अब इसके अंदर आपको लीप वर्ष और सामान्य वर्ष पता करना पड़ेगा, क्योंकि दिनों की संख्या निकालनी है। तो ये सबसे पहले समझिए, लीप वर्ष और सामान्य वर्ष किसका पता करें, इसका पता करें हम या फिर नीचे वाले का पता करें। तो देखिए किसका पता करना पड़ेगा, जिसके अंदर फरवरी महीना आएगा, क्योंकि हमें पता तो यही करना है कि फरवरी के अंदर 28 दिन है या 29 दिन है, इसीलिए हमें कौन से वाले का पता करना पड़ेगा, जिसके अंदर फरवरी आएगी। तो क्या 2008 के अंदर फरवरी हमें पता करनी है या 2009 की फरवरी पता करनी है, तो इसे समझिएगा 5 जनवरी 2008 यहाँ तक हमें वार दे दिया गया है, और पूछा गया 7 जनवरी 2009 को। तो देखिए क्या 2009 वाली फरवरी से हमें मतलब है कोई, क्योंकि हमें तो जनवरी तक ही पता करना, फरवरी में कुछ भी आए हमें क्या पता करना, हमें पता क्या किसका करना है 2008 का। तो अब देखिए 2008 का पता करना है तो पता चल गया। अब सबसे बड़ी बात आती है लीप वर्ष पता कैसे करें। लीप वर्ष पता करने का तरीका होता है कि जो पीछे के 2 अंक है उसके अंदर 4 का भाग करना होता है। ठीक है, इसके अंदर पीछे 2 अंक क्या है 08, 08 को क्या लिख सकते हैं हम 8। इसके अंदर पूरा अगर देखिए 4 का भाग अगर पूरा चला जाए तो वो एक लीप वर्ष है। ठीक है, पूरा चला गया 0 आ गया मतलब पूरा चला गया, तो ये एक लीप वर्ष है। और अगर ये पूरा नहीं जाता तो क्या होता था, तो हो जाता है एक सामान्य वर्ष। तो ये लीप वर्ष हो गया। और मैंने बताया था लीप वर्ष के अंदर कितने दिन होते हैं
366 दिन होते हैं। ठीक है, सिंपल सी बात, नहीं समझ में आ गई आपको? तो 366 हमारे पास दिन आ गए, 366 दिन आ गए, यहाँ तक तो ठीक है, समझ में आ गया। लेकिन एक बात और आप नोटिस कीजिए, यहाँ पर पूछा गया है 7 जनवरी, लेकिन यहाँ पर दिया गया है 5 जनवरी, यानी कि 2 दिन ये भी तो बढ़ जाएंगे, तो 2 दिन प्लस करना पड़ेगा हमें, तो कितने आ जाएंगे? 368 दिन आ जाएंगे। इतनी चीज समझ में आ गई। तो दिनों की संख्या टोटल कितनी हो गई? 368 हो गई। कैसे हुई? सामान्य लीप वर्ष के अंदर 366 दिन होते हैं और हमें 2 दिन और आगे पता करना पड़ेगा, क्योंकि 7 जनवरी दी गई है तो +2 किए हमने, +2 किए तो 368 दिन आ गए। इतनी चीज समझ में आ गई, 368 दिन आ गए। अब 368 दिनों की संख्या आ गई। पहला रूल क्या था? दिनों की संख्या पता करो, पूरे मतलब कि टोटल डेज कितने हैं। दूसरा रूल क्या था? 7 का भाग करो। अब मैंने बताया था कि मैं बताऊंगा 7 का भाग क्यों करते हैं। 7 का भाग दोस्तों इसलिए करते हैं कि आज जो भी वार है, आज से 7 दिनों के बाद में वार रिपीट हो जाएगा। यानी कि आज अगर सोमवार है, मान लीजिए यहाँ पर अगर सोमवार है तो 7 दिन के बाद भी सोमवार ही आएगा। ये चीज आपको याद रखनी है। इसीलिए हम क्या करते हैं? दिनों की संख्या में 7 का भाग करते हैं। ठीक है, अब देखिए हम 7 का भाग करते हैं। दिनों की संख्या आई 368। 368 के अंदर क्या करेंगे? 7 का भाग करेंगे। तो 7 का भाग की याद कितनी बार गया? 7 5 35, पीछे बचा 1 18, 7 दूनी 14, कितने आगे पीछे? 4। ये क्या है? ये है शेषफल। अब ध्यान से समझिएगा, ये जो 52 आएगा भागफल, ये क्या है दोस्तों? ये है इसका सप्ताह, यानी कि 5 जनवरी 2008 से लेकर 7 जनवरी 2009 के बीच में 52 तो सप्ताह आ जाएंगे, और ये जो 4 दिन होंगे वो एक्स्ट्रा और बनेंगे। इन 4 दिनों का सारा खेल होता है। इन 4 दिनों को क्या करना होता है? दिए हुए वार में प्लस कर देना होता है। दिया हुआ वार क्या है? हमें रविवार दिया गया है, इस रविवार के अंदर प्लस कर देना होता है। इतना ही आपको याद रखना है। तो 4 दिनों को रविवार में प्लस करेंगे तो क्या आ जाएगा? 1 प्लस करेंगे सोमवार, 2 मंगलवार, 3 बुधवार और 4 गुरुवार। राइट आंसर क्या हो गया? ऑप्शन नंबर सी, यानी कि गुरुवार राइट आंसर आ जाएगा। बाकी ठीक, आप देखिए क्वेश्चन नंबर 4। अब इस क्वेश्चन नंबर 4 को आपको बताना है ऑप्शन के अंदर। बाकी अगर आप दोस्तों इस चैनल पर पहली बार आए हैं तो बता दूं मैं आपको, इस चैनल पर आपको हर सुबह 10 बजे और शाम को 4 बजे 2 जीके और रीजनिंग की वीडियो मिलती है। दोनों को देखने के लिए सब्सक्राइब का बटन जरूर दबा दीजिएगा। बाकी आपके सामने एक वीडियो आ गई होगी जिसके अंदर जीके या रीजनिंग दोनों की 2 वीडियो है आपके पास सामने। उन दोनों में से कोई भी जो भी आप देखना चाहते हैं जीके और रीजनिंग के टॉपिक वाइज बताया है मैंने, आप जरूर देख लीजिएगा उस वीडियो को।